गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 210 है। यूपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित है। चार हैं, केवल एक ही करेक्ट होगा यहाँ पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और महाधिवक्ता यानी स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, स्टेट के लिए हो या राज्य के लिए हो, उसका तो प्रावधान 315 में है। महाधिवक्ता होगा किसी राज्य का, अनुच्छेद 165 है, ये भी गलत है। और इलेक्शन कमीशन भी सभी को पता होगा 324 में है। तो तीनों के तीनों ये हो गए इनकरेक्ट। करेक्ट फिर पहला वाला होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 124। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। और संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित है। और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान वो अनुच्छेद 165 में है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो जितने सुमेलित थे, जितने सुमेलित ना थे, उनमें क्या है वो भी सब यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यह है अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की। तो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। बहुत पूछा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ हुआ। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी भी करती है, स्टेट पीसीएस भी करती है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र यानी जनता का तंत्र, यानी वास्तविक शक्ति जो है वो जनता के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, जनता उसको निर्वाचित करती है। ठीक है, ये है इसका आंसर फिर। तो गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान या राज्य का अध्यक्ष, ठीक है, निर्वाचित होता है, वास्तविक शक्ति जनता के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। कोई एक ही है इसमें अंतर का बिंदु। सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों में समान है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है। न्यायिक समीक्षा ये हमने यूएसए से ली है। ठीक है, यही एक अंतर का बिंदु हो गया यहाँ पर। तो बी है इसका आंसर। तो ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अंतर का बिंदु हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान की संघीय विशेषताएं और परिसंघीय, संविधान की संघीय विशेषता और गैर संघीय विशेषता यानी फेडरल और नॉन फेडरल, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। तो संघीय पूछे या परिसंघीय पूछे एक ही बात है। ठीक है, तो कौन सी है इसमें संघीय विशेषता। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये संविधान की संघीय विशेषता है। और एकीकृत न्यायपालिका ये गैर संघीय विशेषता है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी गैर संघीय है। एकहरी नागरिकता ये भी गैर संघीय है। देखिए, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो राज्य को संघीय या परिसंघीय राज्य कहा जाता है। ठीक है, संघीय परिसंघीय एक ही बात है। ये हिंदी में कंफ्यूज कर देते हैं, इंग्लिश में फेडरल और नॉन फेडरल ये लिखा आएगा। देखिए, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की एक परिसंघीय संघीय विशेषता है। तो यहाँ अलग अलग किया मैंने ये।
संविधान की संघीय या परिसंघीय विशेषता पूछे तो संविधान जो है वो लिखित है, ये इसकी संघीय विशेषता है या परिसंघीय कह लो। संविधान का कठोर होना भी संघीय विशेषता है। शक्तियां जो हैं केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित हैं, संघीय विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संघीय विशेषता है। संविधान की अपरिवर्तनशीलता संघीय विशेषता है। अब संविधान की गैर संघीय विशेषता या एकात्मक विशेषताओं पर आ जाइए। तो एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, देखिए एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक विशेषता हो रही है इसकी, यानी गैर संघीय। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ऐसे लिखा है तो संघीय विशेषता। इकहरी नागरिकता है, संघीय विशेषता है। शक्तियों का जो बंटवारा है तो केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन पक्ष जो पलड़ा किसका भारी है, सेंट्रल का भारी है, तो अगर ऐसा आ जाए तो गैर संघीय विशेषता है। संघ तथा राज्य के लिए एक ही संविधान है, ये एकात्मक विशेषता हो गई। केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा परिवर्तित करने का अधिकार है, एकात्मक विशेषता हो गई। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, होता तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिमायती है, राष्ट्रपति का, एकात्मक विशेषता हो गई। राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है, ये भी एक गैर संघीय विशेषता हो गई, यानी एकात्मक। संकट काल में एकात्मक स्वरूप एकात्मक विशेषता हो गई। और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का जो राज्यपाल का अधिकार है, ये भी एक एकात्मक विशेषता हो गई। तो इनको याद रखिएगा, इन्हीं में से एक आएगा, अलग से कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगण मन को, जो भारत का राष्ट्रगान है, उसको अपनाया गया यानी अडॉप्ट किया गया? कब है? 1948, 49, 50, 51। यह है 1950 की बात, यानी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, भारतीय शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। और विधायिकीय, वित्त एवं न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई हैं। सही बताना है। देखिए, न्यायिक शक्तियां तो विभाजित है ही नहीं, एलिमिनेट कर दो इसको। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, पहला सही है, ठीक है। और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। नहीं है, ठीक है। संघ है, राज्य विधायिकाएं नहीं। तो पहला और दूसरा करेक्ट हो रहा है यहाँ पर केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई। यद्यपि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां जो हैं इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करती हैं। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया। न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, तीसरा चौथा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अडॉप्ट किया गया, कब से अंगीकृत किया गया? कब किया गया था ये? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह शीर्ष के अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। ये एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है प्रश्न, इसको याद रखिए हमेशा। देखिए, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां। तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2। यूपीएससी तक में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी गलत है, शक संबत पर आधारित है। ठीक है, और अपनाई जाने वाली जो सन है वो 22 मार्च 1957। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संबत पर आधारित है, न कि विक्रम संबत, जिसका पहला महीना होता है चैत्र का और सामान्य वर्ष दिन 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष जो है 365 दिन का होता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में जो है वो 21 मार्च को पड़ता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, शक संबत 22 मार्च 1957, शक 57, शक ऐसे याद रख लीजिए। 11वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय करता है? न्यायिक क्षेत्र का काम कौन सा न्यायालय करेगा इसमें? मद्रास हाई कोर्ट, कोची हाई कोर्ट यानी केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट? देखिए लक्षद्वीप है यहाँ पर, और नियरेस्ट क्या पड़ेगा यहाँ? कोची, केरल। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, और यह कोची में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? भारत की संसद कानून बनाकर, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। ठीक है, 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, 1977 में 17 हो गए, 1985 में 25 हो गए, और 2009 में 31 हो गए। संख्या वर्तमान में संख्या कितनी है? 34, यानी 33 प्लस एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी संख्या के ऊपर चलने वाले, मतलब कितनी संख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 20 लाख की संख्या होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। और ये 3 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता का नाम याद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी, और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाता है। ये चीज़ स्टेट में, अगर ये तो स्टेट की बात होगी, अगर सेंट्रल में ले जाएं तो आंकड़े बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री की जगह हो जाएगा प्रधानमंत्री, और राज्यपाल की जगह हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल गवर्नर में निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण, ठीक है, जो नॉमिनल हेड है वो गवर्नर है, जो रियल हेड है वो मंत्रिपरिषद ही है। ठीक है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम से नहीं बल्कि राज्यपाल के नाम से किया जाता है। तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय जो है राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है, और केंद्र सरकार के सभी कार्यकारी काम राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करेंगे। सिंधी और नेपाली, बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, संथाली, कोकड़ी मणिपुरी। अब सवाल क्या पूछा है? एक संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई, इनमें से बताइए। देखिए, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, एक 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर एक 71वां संविधान संशोधन हुआ, 3 भाषाएं और जोड़ी गई। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन, उसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, तो टोटल 22 हो गई। तो कौन कौन सी 92 में? कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, बोडो डोगरी, संथाली, मैथिली। तो 3 और 5 वाला होना चाहिए। ठीक है, सिंधी तो 21 में जोड़ी गई, इसको हटा दीजिए।
तो 3-5 वाला ऑप्शन है कोई? है भाई, सी हो गया इसका आंसर। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कब हुआ था और कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये भी सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, फिर बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। ठीक है, 4 3 7, 7 और 1 8 हो गई, और 14 में 8 जोड़े तो 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार करेंगे, सिख, मुस्लिम, पारसी और बौद्ध। क्या है? भारत में किन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है? सिख धर्म को मिला है, मुस्लिम को मिला है, बौद्ध पारसी को भी मिला है। तो 1 2 3 4 सभी। तो भारत में मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव आयोग के बारे में सही कथन बताना है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग कह लो, निर्वाचन आयोग कह लो, कुछ भी कह लो, यह एक स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। सांविधिक है, संवैधानिक है, गलत है पहला। इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बिल्कुल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए पूरा, अपने पद पर बने रहते हैं वो। तो सही मिल गया अपने को स्टेटमेंट। चुनाव आयोग का सचिवालय मुंबई में नहीं, दिल्ली में, और यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में काम नहीं करता। ठीक है, ये सिफारिश करता है। ठीक है, बाकी अदालतें हैं, राज्य में हाई कोर्ट है, पूरे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट है उनको। तो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, ना कि सांविधिक। सांविधिक का मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी होता है, संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। देखिए, भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है ये, और यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग का जो सचिवालय है वो मुंबई में नहीं है, नई दिल्ली में है, और जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है वो IAS रैंक का अधिकारी होता है। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर जो बी वाला स्टेटमेंट है वो अपना सही है। सारे एक से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72, 143, 360, 148 से 151। क्या बढ़िया सवाल है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की संविधान की शक्ति। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 148 से 151, भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। उपरोक्त में से किसका मिलान सही है? देखिए, राष्ट्रपति की संविधान की शक्ति 72 सही है। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार 143, ये भी तो सही है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान 360, ये भी सही है। और भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य 148 से 151, ये भी सही है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 में, और राष्ट्रपति शासन पूछ रहे तो 356 में। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी पूछ रहे तो 352, 352। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, ठीक है, सारे सही हैं, तो व्याख्या की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अयोग्यता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, पहला है, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का पद, कार्यालय, राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है या लाभ के पद पर, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कुछ भी हो, संसद सदस्य नहीं माना जाएगा वो। तो ये तो है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, ये भी है। ठीक है, तो भारत का नागरिक कहाँ रहा वो। यदि 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया, ये भी है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे रोक दिया गया, ये नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वाला पूछा है, और जो है पूछ लेता तो ऊपर के 3 होते। अब आंसर क्या है? केवल 4। तो केवल 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 किसी सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा इन कारणों से। कौन कौन से हैं वो कारण? यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण करता है तो, यदि वह दिमागी रूप से बीमार है और किसी सक्षम अदालत ने उसे असक्षम घोषित कर दिया गया है, वो दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या स्वेच्छा से उसने किसी विदेशी राज्य या राष्ट्र की नागरिकता हासिल कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है वो, वगैरह वगैरह। ठीक है। यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है, यदि उस व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो उसे संसद भवन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो है वो पात्र नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सांसद बनने के पात्र नहीं होगा ये व्यक्ति, अगर इनमें से कोई वो मैच करता है तो। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी नया राज्य बनाने के लिए प्रावधान करती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली अनुसूची है तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, नया राज्य बनाने का प्रावधान यही करती है। 12 अनुसूचियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसमें क्या है सब पता होना चाहिए। साल दर साल पूछ लेते हैं किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी सिविल सेवा। दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, तीसरी अनुसूची में अधिकारियों की शपथ है, ओथ, और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। 8वीं में भाषाएं हैं, 7वीं में 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 9वीं में कुछ अधिनियम और विनिमय का विधि मान्यकरण है। 11वीं पंचायती राज से है, 12वीं नगर पालिकाओं से है। ठीक है। 5वीं छठी में प्रावधान है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित। चलिए, तो ये 20 बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनकी पुनरावृत्ति एग्जाम में होती ही रहती है और होती रहेगी। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ, फुल पीडीएफ जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।